A very good morning to you all students. Today we are going to start with our one more new chapter of civics, that is electoral politics, chapter number 4. But in this chapter we are going to discuss that why elections are necessary in any democracy. What we have discussed in last two chapters of civics, that elections are in any democracy. Yeah, we have discussed that democracy is a form of government in which the ruler is elected by the people. Ruler is elected by the people. Why elections are necessary in any democracy? Because there are two forms in a democracy by which day-to-day decisions are taken. One means we can say there are two types of democracies are there. One is representative form of democracy and other is direct form of democracy. And direct form of democracy is not possible. यहाँ direct कह सकते हैं participation is not possible because many states or many countries of the world are having a large number of population. So for such a large number of population, it is not possible to take day-to-day decision or to take participation in day-to-day decision. For solving such problem, we take the फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मीन्स इन इंडिया हम हमारी कंट्री में किस तरीके की डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन. तो अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी. तो इमेजिन करो अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या दूसरा तरीका होगा, किस तरीके से जो है कंट्री को चलाया जा सकता है. तो बेटा अगर इलेक्शंस नहीं होगी तो हो सकता है साइमल्टेनियसली या अपनी विश से किसी भी एक एक्सपीरियंस नॉलेजेबल बंदे को अपन इलेक्ट कर ले. तो ऐसे में क्या गारंटी है कि सब लोग उससे संतुष्ट होंगे, सब लोग एग्री होंगे, और क्या क्राइटेरिया होंगे या क्या चीज़ें हम जो है लेंगे जज करने के लिए कि किस बंदे के पास क्या एक्सपीरियंस है. अगर हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस में अपन सर्च करने जाए कि भाई कौन लीडर बनेगा, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाएगी. ठीक है, और ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगी कि सारे लोग एट अ टाइम जो है एग्री हो जाएं उन क्राइटेरियाज को फॉलो करने के लिए. तो वी हैव नो अदर चॉइस. तो ऐसे में बेटर है कि थ्रू इलेक्शन प्रोसेस सभी लोग जो है वोट करके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें. तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्शंस. तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है अपना वो इलेक्शन से रिलेटेड ही है बेटा, कि इलेक्शंस क्यों जरूरी है, इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा. तो ये सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हरियाणा के एक अपन कह सकते हैं सिनेरियो से. स्टार्टिंग में एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दे रखी है. उस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में ये दे रखा है कि रात के 12 बज रहे हैं, मिडनाइट. ठीक है, और 5 घंटे से जो है एक चौक में, करनाल चौक में जो है लोग इंतजार कर रहे हैं. किसका इंतजार कर रहे हैं? वहाँ पे एक इलेक्शन से पहले जैसे आते हैं ना लीडर्स मीटिंग लेने के लिए, तो वहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट होने वाली है और क्राउड जो इंतजार कर रही है. किसका इंतजार कर रही है? चौधरी देवीलाल. मिस्टर देवीलाल, चौधरी देवीलाल एक पॉपुलर लीडर है उस समय के. 76 ईयर ओल्डेस्ट पर्सन है जो वहाँ पे मीटिंग लेने आ रहे हैं और 5 घंटे से क्राउड वेट कर रही है. बट ही वॉज मोस्ट बिजी पर्सन, और इलेक्शंस का टाइम है तो वो वैसे भी और ज़्यादा बिजी हो गए हैं, और मॉर्निंग से 8 AM से वो मीटिंग लेते चले आ रहे हैं, और यहाँ भी करनाल में भी वो मीटिंग लेने जा रहे हैं. तो एक इलेक्शन का सिनेरियो बताया गया है, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं तुमको. This newspaper report is about the state assembly election. State assembly election होने जा रहे हैं हरियाणा में. 1987 की बात है. The state had been ruled by a Congress party and led government since. मीन्स पहले कौन रूल कर रहा है? कांग्रेस का रूल हो. 1982 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी विन हुई थी. अब 5 साल बाद 1987 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और इस बार कांग्रेस को टक्कर देने के लिए अपोजिशन में उतरे हैं चौधरी देवीलाल सिंह. देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल न्याय युद्ध. जो उन्होंने एक जो है कांग्रेस के खिलाफ एक नारा दिया है कि मैं न्याय युद्ध शुरू करना जा रहा हूँ. न्याय युद्ध मीन्स स्ट्रगल फॉर जस्टिस. एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी. वो अपनी एक नई पार्टी, अपोजिशन पार्टी कहते हैं ना, सामने वाली पार्टी खड़ा करते हैं,
कौन सी पार्टी? लोक दल, इन अपोजिशन ऑफ कांग्रेस. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. In the election campaign, Devilal said that if party won the election, his government would waive the loan of farmers and small businessmen. अब वो लोगों को क्या प्रॉमिस करते हैं कि अगर उनकी पार्टी जीत जाती है, लोक दल जीत जाती है, तो वो क्या करेंगे, जो किसानों और स्मॉल बिजनेसमैन ने जो लोन ले रखे हैं ना, वो सारे माफ कर देंगे. ठीक है. और अल्टीमेटली उनकी पार्टी जीत जाती है और जीतने के बाद वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल भी करते हैं. ठीक है. तो 70 आउट ऑफ 90 जो सीट्स थी, मतलब एक पूरे हरियाणा में, हरियाणा को 90 छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे स्टेट को बांट दिया जाता है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. ठीक है. तो इस तरीके से हरियाणा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी स्टेट इलेक्शन में? 90 में से 76 सीट जो है अकेला लोकदल जीतता है. लोकदल दूसरी पार्टी उसके साथ मिलकर जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ है और अकेले लोकदल को 60 सीट्स जो है विन करता है और 16 सीट्स जो अदर पार्टीज जिनके साथ उन्होंने अलायंस. तो इस तरीके से पूरा लोकदल जो है 90 में से 76 सीट जो है विन करता है एंड आफ्टर विनिंग ही फुलफिल हिज प्रोमिसेस. तो ये इलेक्शन का पूरा दे रखा है कि प्रोसीजर दे रखा है कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, कैसे जो है जो अपोजिट दो पार्टीज आपस में कंपटीशन करती हैं, कैसे लोगों को जो है प्रोमिसेस करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ इलेक्शन. अब मेन अपन पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हमारे जो कंट्री है या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस जरूरी क्यों होते हैं. तो बेटा अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा? देयर इज अगेन द कंफ्यूजन, मीन्स डेमोक्रेसी आ गई, इंडिपेंडेंस आ गया. अब अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो वापस कंफ्यूजन वही होगा कि कौन जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आएगा, कौन इलेक्ट करेगा, कौन जो है डिसीजन लेगा. तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर. टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन वी नीड इलेक्शन. तो इलेक्शन टेक place regularly in any democracy. We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative. We also read the elections are held in many countries that are not democratic. तो elections जो है सिर्फ democratic countries में ही नहीं होते, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी है ऐसी जो इलेक्शन करवाती है. तो बट why do we need election? Let us try to imagine a democracy without election. A rule of the people is possible without any election if all the people, ये मैंने बता दिया है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो दूसरा कौन सा तरीका है, इलेक्शन वाले को अपन बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें अपन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. तो दूसरा तरीका क्या है, इलेक्शन नहीं होंगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें सब लोगों को रोज मिलकर जो है डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है. ना तो लोगों के पास इतना समय है कि वो रोज अपना काम धंधा छोड़ के डिसीजन लेने के लिए चले जाएं. ठीक है. और ना ही इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल है कि वो इकट्ठे हो सके. तो ऐसे में फिर एक ही तरीका है कि रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होकर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और जिसमें इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया जाए. और ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियो में कि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो दूसरा तरीका है कि किसी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल बंदे को लाया जाए. तो ऐसा एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल बंदे जो है हमको बहुत सारे मिल जाएंगे. तो ऐसे में लोग एक ही बंदे के लिए एग्री हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है. फिर एक बार तो उस बंदे को सीट पे बिठा दिया, अब इलेक्शंस नहीं होंगे, अब हो सकता है कि वो पावर में आने के बाद जो है उस पावर को मिसयूज करे. एटलीस्ट इलेक्शन होंगे तो हमारे पास चॉइस होगी कि हम उस बंदे को आफ्टर 5 years जो है रिमूव करें अगर वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है. और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो बंदा जो है डिक्टेटर में कन्वर्ट भी हो सकता है, पावर को मिसयूज भी कर सकता है. तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड इलेक्शन. यहाँ राइट हैंड साइड में 3 पॉइंट्स भी दे रखे हैं. इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक्स मैनी चॉइसेस, दे कैन चूज who will make laws for them. इलेक्शंस होंगे तो बहुत सारी चॉइस होगी वोटर्स के पास, लोगों के पास. तो वो प्रॉपर तरीके से सोच समझ के सबकी बात को सुनकर सबकी पॉलिसीज को, जैसे लोक दल वाले जो अपन ने आगे इंसिडेंट्स पढ़ा, तो लोक दल ने क्या बोला कि हम जो है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय युद्ध कर रहे हैं. जो पुअर पीजेंट्स हैं, जो पुअर बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर जो इतना लोन चढ़ गया है हम उसे माफ करेंगे. तो ये लोगों ने उस चीज को समझा और उसको वोट करके विन कराया. तो इस तरीके से अगर इलेक्शंस होंगे तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होगी और ऐसे में हम जो है प्रॉपर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हैं.
दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। इलेक्शंस होंगे तो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन उनके लिए डिसीजंस लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिटिक्स विल गाइड द गवर्नमेंटल लॉ मेकिंग। तो ये सारे तीनों पॉइंट्स जो है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस में आ जाएंगे। और उसके अलावा आगे पैराग्राफ्स में भी कुछ पॉइंट्स आप लिखोगे कि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो ऐसे में दूसरी चॉइस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फर्दर चॉइस है नॉलेजेबल एक्सपीरियंस बंदा, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लस इलेक्शंस होंगे तो ये 3 पॉइंट्स जो है अपन लिखकर इस तरीके से आंसर को क्रिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नोटबुक में करना है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। क्या चीजें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बेटा कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें भी इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो होते ही है इलेक्शन, प्लस जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना बेटा वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं। तो ऐसे में क्या चीजें हैं जो हम पता करें कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। तो इसमें ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं नीचे। फर्स्ट पॉइंट, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. अगर हमको पता करना है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है मतलब इलेक्शन प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हर इंसान चाहे रिच पुअर मैन वुमेन कोई भी कास्ट है सबको इक्वल वोटिंग अधिकार है या नहीं है, और सबका वोट जो है इक्वली काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है। जब सबको इक्वल वोटिंग अधिकार होगा और सबका वोट इक्वली काउंट होगा तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट, ये 5 पॉइंट ही लिखना है इस आंसर में आपको। ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन एनी country. So this was your first point. When in a country everybody will have equal voting right, then it is called as democratic election. Second point, there should be something to choose from. इलेक्शन डेमोक्रेटिक यूं नहीं कि एक पार्टी सामने लाके खड़ी कर दी, यही है कोई चॉइस नहीं है इसको ही वोट करो। तो ऐसे में डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे हुए जब चॉइस ही नहीं होगी और जबरदस्ती हमारे को यही होगा कि एक ही पार्टी है इसी को वोट करना है, तो वन पार्टी रूल होगा, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होंगे। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में चॉइस होना जरूरी है। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voter. जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं उनको फ्री चॉइस होनी चाहिए। जो पार्टीज इलेक्शन में आगे आना चाहती है उनको भी फ्री जो है फ्रीली आगे आ सकती हो, और वोटर्स को जो है प्रॉपर चॉइस, जब हमारे पास लॉट्स ऑफ चॉइस होगी देन इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। थर्ड पॉइंट, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। प्लस जो है यूं नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गए फिर देश में कभी इलेक्शन नहीं होंगे, तो ऐसे में वो डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिसयूज हो गया पावर का। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमको बार बार इलेक्शन करवाने जरूरी है, इलेक्शन होना जरूरी है, बार बार हमको चॉइस मिलनी चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहे जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। मीन्स जिसको हम वोट दे रहे हैं वही जो है विन करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जिसको हम वोट कर रहे हैं वो तो उसको तो एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जीतने के बाद भी अगर उस बंदे को पावर नहीं मिले तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहे जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। मतलब यूं नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती डरा के धमका के रिश्वत दे के, ठीक है, मिस यूज तरीके से जो इलेक्शन हो तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होंगे। फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन होंगे तो ही वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स आप लिखोगे। तो दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आज का आपका है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्या ये अच्छा है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना चाहिए। पॉलिटिकल कंपटीशन मींस बेटा जब दो पार्टीज या जितनी भी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी हो रही है तो जब वो जीतने के लिए आपस में कंपटीशन करती हैं तो उसको कहा जाता है पॉलिटिकल कंपटीशन। तो यस, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अच्छा है पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिकल कंपटीशन ऑल्सो हैव सर्टेन डीमेरिट्स। पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, बट एट लास्ट इन द लॉन्ग रन जो हम देखेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। डीमेरिट्स जरूर है, पॉजिटिव मीन्स पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हैव सर्टेन लिमिटेशन, डीमेरिट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट एट द सेम टाइम इन द लॉन्ग रन इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी नोटबुक में करना है, ठीक है।
इसको रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा आपको। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ऑब्वियसली इलेक्शन क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है। जब इलेक्शन होता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है, मैदान में उतरती है और जीतने के लिए क्या करती है, हर ट्रिक यूज करती है, हर तरीके से कम्पीट करती है। तो इलेक्शन इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. मतलब एक particular state को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेवरल कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशली कंपटीशन कहाँ देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे। जब एक छोटे एरिया पे बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे विन करने के लिए, तब वो कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन का कोई यूज नहीं। इलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव अपन कैसा इलेक्ट करेंगे, बेस्ट इलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए, जनरल पब्लिक के लिए प्रॉपर जो है डिसीजंस ले। तो बेस्ट तभी निकल के आएगा जब आपस में कंपटीशन होगा, तो ही वो बेस्ट देंगे। कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो सोचेंगे कि हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे, तो वो अपने बेस्ट देने की कोशिश क्यों करेंगे। तो इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, एंड विदाउट पॉलिटिकल कंपटीशन इलेक्शंस आर बेसलेस, पॉइंटलेस, एंडलेस। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि पॉलिटिकल कंपटीशन के भी कुछ डीमेरिट्स है, वो इस पैराग्राफ से, सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही है। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मैनी डीमेरिट्स। ठीक है, इसमें सब क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, एक स्मॉल क्वेश्चन और बन रहा है। मेन क्वेश्चन क्या है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल क्वेश्चन। फर्दर एक क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। लोगों में, लोग क्या, इलेक्शन के समय एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शन होता है तो लोग क्या डिवाइड हो जाते हैं, आधे कांग्रेस के, आधे बीजेपी, आधे अदर पार्टी। तो लोग इलेक्शन के दौरान जो माहौल कैसा आ जाता है, डिसयूनिटी का। ठीक है, लोग जो यूनाइटेड होते हैं वो आपस में बट जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ये फर्स्ट डीमेरिट कि इट क्रिएट्स डिसयूनिटी अमंग द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegation against one another. Different parties क्या करती है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है, डर्टी ट्रिक्स यूज करती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे का नाम खराब करने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज करती है, गलत इल्जाम लगाती है। ठीक है, धर्म के नाम पे इल्जाम लगाती है कि ये पार्टी जो है पर्टिकुलर धर्म को फेवर कर रही है। तो इस तरीके से डर्टी ट्रिक्स यूज करती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स। Different political parties and leaders often level allegation against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win election. जीतने के लिए dirty tricks भी use करते हैं। Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term politics to be formulated. और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस तरीके से सिर्फ इलेक्शन जीतने के पर्पज से जो लोग आपस में फाइट करते हैं, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट जो हमको मिलती है वो सेंसेबल लंबे समय तक चलने वाली हमको नहीं मिलती है। और आफ्टर एवरी 5 ईयर क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो बेटा क्या होता है कि एक गवर्नमेंट, सपोज अभी कांग्रेस रूल कर रही है, कांग्रेस ने अपने टाइम पीरियड में कुछ पॉलिसीज, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज अलग अलग गवर्नमेंट ने, सर्व शिक्षा अभियान, नरेगा आपने सुना होगा, खूब सारी ऐसी पॉलिसी स्टार्ट होती है। बट क्या होता है, आफ्टर 5 ईयर सपोज अगर वही गवर्नमेंट वापस विन करके नहीं आती है ना, अगर उसकी जगह दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो जो पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है ना, तो काफी बार दूसरी गवर्नमेंट क्या आती है, उन पॉलिसीज को स्टॉप कर देती है, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देती है। तो उन पॉलिसीज का प्रॉपर बेनिफिट जनरल पब्लिक को नहीं मिल पाता है। तो ये एक तरीके से लॉस है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है वो फॉर्मुलेटेड नहीं हो पाती है। तो ये सारे अपन डीमेरिट्स पढ़ रहे हैं इलेक्शंस के, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स के, कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के चलते जो है पार्टीज जो है एक की पॉलिसीज को सक्सेसफुल नहीं होने देती और इतने में आके दूसरी पॉलिसीज को फ्रेम कर लेती है। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. और इतने डर्टी पॉलिटिक्स के चलते जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस एरिना में एंटर ही, जो अच्छे लोग हैं वो इस
पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है कि जो एक्चुअली जो एजुकेटेड नॉलेजेबल बंदे हैं जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर ही नहीं होना चाहते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। उनको लगता है इतना अनहेल्दी, मतलब जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हर हद तक चली जाती है, हर हद तक एक दूसरे पर गलत इल्ज़ाम, गलत तरीके का माहौल क्रिएट करना, डर्टी ट्रिक्स यूज करना जो है करती है। तो इस तरीके का जो माहौल है इलेक्शंस के दौरान हमको देखने को मिलता है। तो दीज आर द नेगेटिव साइड और डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, इवन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना बेटा, वो भी इस चीज से वाकिफ थे कि जब इलेक्शंस होंगे भविष्य में तो इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा, उनको पता था। बट फिर भी उन्होंने इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों एंटर किया? क्योंकि उनको पता था चाहे पॉलिटिकल कंपटीशन डर्टी हो बट इन लॉन्ग रन जो है जो जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिशियल ही होगा वो। ठीक है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे का बुरा करे पर जनरल पब्लिक का वो बुरा नहीं करेगी। अपन लीडर क्यों इलेक्ट कर रहे हैं? जनरल सिटीजन्स के लिए, कंट्री पीपल्स के लिए। चाहे वो विन करने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज करे बेटा, पावर में आने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज करेगी, एक दूसरे को नीचा दिखाएगी, पर जनरल सिटीजन का कुछ बुरा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनको पावर में आना है। अल्टीमेटली वो डर्टी ट्रिक्स यूज करेगी बट वो लोगों के लिए अच्छा ही करेगी और पावर में आने के बाद भी अच्छा करेगी। क्यों अच्छा करेगी? नहीं तो 5 साल बाद उनके हाथ से पावर निकल जाएगी। नेक्स्ट टाइम जो है जनरल पब्लिक उनको पनिश करेगी, रिवॉर्ड नहीं। अगर अच्छा काम करेंगे तो एज ए रिवॉर्ड उनको री इलेक्ट करेगी, जैसे अभी नेक्स्ट टाइम वापस जो है नरेंद्र मोदी अपने पीएम है। और अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो उनको पनिश करके उनको उस पावर से हटा दिया जाएगा। तो चाहे पार्टी आपस में एक दूसरे का बुरा करे तो एज ए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वो गंदा है, बट लॉन्ग रन जनरल सिटीजन्स का के लिए वो अच्छा है इलेक्शन, क्योंकि वो पावर में रहने के लिए लोगों के लिए तो अच्छा ही करेंगे। एक जनरल एग्जांपल्स ले लो, लाइक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं अपने सुमेरपुर में कहीं पे भी, ठीक है, तो उनमें आपस में चाहे उनमें आपस में चाहे कंपटीशन हो, मार्केट कंपटीशन हो, वो चाहे एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी करे, बट इन जनरल एज ए कस्टमर अपन जाएंगे वहां पे तो अपने को बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम हम वहां पे जाएंगे ही नहीं। तो वो जनरल सिटीजन्स के लिए तो अच्छा है, जितने ज्यादा रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो हमारे लिए बुरा थोड़ी नहीं है, हमको और ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला अच्छा जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसी तरीके से चाहे उनमें आपस में कंपटीशन है, हमारा तो भला ही हो रहा है, उसी तरह से इलेक्शंस में भी चाहे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को नीचे दिखा रही है पर इन जनरल लोगों का तो अच्छा ही होगा, उनको वो बेस्ट देंगे। इन लॉन्ग रन इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक ही यही दिया हुआ है। लास्ट पैराग्राफ एक बार देखती हूँ रीड करके। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? One way is to try and improve the knowledge and character of political leader. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decide this reward or punishment? That is what electoral competition में बता चुकी हूँ कि अगर जो है किस तरीके से इन पॉलिटिकल लीडर्स को सुधारा जाए, तो अगर वो अच्छा काम करते तो उनको रिवॉर्ड देके नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्ट किया जाए, अगर वो जनरल पब्लिक के साथ गलत करते तो उनको पनिशमेंट के तौर पे जो है उनकी पावर छीन ली जाए। They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win election. ये सारा मैं बता चुकी हूँ आपको कि अगर वो जनरल पब्लिक की डिमांड्स को नहीं पूरा करेंगे तो they will lose in the next election. So if the political party is motivated only by desires to be in power, even then it will be forced to serve the people. अगर कोई political party गलत नीयत से आती है कि भाई हमको तो पावर की लालच में आती है, चाहे पावर की लालच में आए तो भी उनको लोगों का तो भला करना ही पड़ेगा। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि चाहे कितना भी कंपटीशन हो, कितनी भी डर्टी ट्रिक्स हो, कितने भी गलत तरीके से विन कर जाए, विन करने के बाद चाहे उसको पावर का नशा आ जाए कि भाई हमको तो पावर में रहना है, कुछ भी करना है, पर लोगों को तो सर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज वापस पावर
जो है छीन ली जाएगी। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क। मैंने बता दिया मार्केट, जो रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया, तो मार्केट भी इसी तरीके से काम करता है। इवन अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली, अगर कोई शॉप खुलती है, क्यों खुलती है? प्रॉफिट कमाने। तो चाहे प्रॉफिट कमाना चाहता है, कस्टमर को तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। ही इज फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, इफ इट डज नॉट द कस्टमर विल गो टू अदर शॉप। Similarly, political competition may cause division and some ugliness. Similarly, political competition में demerits है, ugliness है, divide करती है society को, but finally helps to force political parties and leaders to serve the people. तो political competition no doubt have certain demerits, but long run it is good for the citizens, peoples. That's why it is good to have political competition. I think ये समझ में आ गया आपको। और ये क्वेश्चन करना है नोटबुक में, डीमेरिट्स वाला भी करना है। व्हाट मेक्स इंडिया इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, ये भी मैंने बता दिया है कि जब चॉइस होगी, जो इलेक्ट कर रहे हैं जिसको, वो इलेक्ट होकर आएगा, उसको प्रॉपर चॉइस होगी, और जब वोटिंग इक्वल बेसिस पे होगी, तो दीज थिंग्स मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक इंडिया। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? तो इलेक्शंस जरूरी है ताकि जो है, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है डे टू डे डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, प्लस और कोई जो तरीका है वो बेस्ट नहीं है, इसलिए इलेक्शन ही बेस्ट चॉइस है टू रूल अ कंट्री, अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये सारी चीज़ें मैंने इन जनरल आपको बताई है। आज चैप्टर बेटा इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है चैप्टर फिनिश करेंगे व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, जिसमें पूरा प्रोसीजर अपन पढ़ेंगे कि इलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है। तो आज का यहीं तक ही पढ़ रहे हैं अपन, और इतना वर्क आप कर लेना। होमवर्क मैंने दे दिया है, अननेसेसरी बार बार होमवर्क मत पूछना आप लोग। थैंक यू बेटा।